हेलो स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस मैथमेटिक्स पेपर जो कि सीरीज सी का आपका था, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो कल हमने जो मैथमेटिक्स का जो सीरीज ए वाला डिस्कस किया था, आज हम सीरीज सी को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सीरीज सी में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। पहले जो है सेक्शन ए को, हम सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए में देखते हैं क्या है। सेक्शन ए जो है आपका, इसमें आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन मिले थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आपको मिले थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होगा। क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए टू, टू के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2, 1, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो ये कौन सा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। और जीरो, जीरो तो नहीं है। अब 18 देखिए 18 के कितने फैक्टर्स है? अब देखिए 2 × 3 × 3 हो गया, तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? द फैक्टोराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसकी फैक्टोराइजेशन निकालनी थी आपको। आपको क्या करना था? सीधा इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी होती है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए क्या हो गया? एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आपका आंसर रह जाता है इसमें। तो क्या कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे दोनों माइनस है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पहली बात आपको क्या है? लीनियर इक्वेशन ढूंढनी है। लीनियर इक्वेशन मीन्स आपका पावर जो होगा वो 1 रहना चाहिए। और टू वेरिएबल्स का मतलब होनी चाहिए कि इसमें दो वेरिएबल्स होनी चाहिए। कितने वेरिएबल्स? दो वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ढूंढते हैं। पहले देखो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है, इसमें पावर 2 है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 2x + 5 इज इक्वल टू 10 - 5। यहाँ पे आप ऐसे भी रख सकते हो। देखो, पहली पहली कंडीशन क्या है कि पावर जो है वो लीनियर होनी चाहिए। इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या टू वेरिएबल्स इसमें आते हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक वेरिएबल कौन है? x, और दूसरा वेरिएबल कौन है? y। तो हाँ, इसमें दो वेरिएबल्स भी आती है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट मार सकते हो। ये इसमें थोड़ा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2x + y इज इक्वल टू 10 - 5, और 2x + y इज इक्वल टू 5। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, द सिक्स्थ टर्म। हमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है एपी की। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जहां पे आपकी फर्स्ट टर्म दी हुई है, आपकी कॉमन डिफरेंस भी दी हुई है जो कि -2 है। आप देखिए सिक्स्थ टर्म हमें निकालनी है। हमें पता है जो nth टर्म होती है, ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये जो a होती है ये फर्स्ट टर्म होती है, ये n आपका होता है जो आपको टर्म निकालनी है, जैसे सिक्स टर्म यहाँ पे निकालनी है। और d आपकी कॉमन डिफरेंस है। सब सारी चीजें आपको गिवन है, तो आपकी सिक्स टर्म निकल जाएगी। तो a6 हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म कौन सी दी हुई है इसमें? फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस n, कौन सी टर्म आपको निकालनी है? सिक्स टर्म निकालनी है -1। और कॉमन डिफरेंस कितनी दी हुई है? -2। आपको -2 कॉमन डिफरेंस दी हुई है। तो विच इज इक्वल टू, देखिए 12 प्लस 6 - 1 कितना होता है? 5 इंटू -2। साइंस का ख्याल रखना होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 प्लस, अब देखिए प्लस और माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे। 5 टू द 10। तो अब 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचता है? 2। तो 2 इसका आंसर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड। हमें पता है जो आपका अपोजिट साइड होता है डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, वो क्या होता है? वो आपका होता है tan ऑफ थीटा। ये आपका होता है tan थीटा। तो यहाँ पे ढूंढते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1,3 एंड 3,5। अब देखिए यहाँ पे आपको जब फॉर्मूला याद होगी तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको डिस्टेंस निकालनी है इनके दरमियान। आपको पता है डिस्टेंस की जो फॉर्मूला होती है d इज इक्वल टू, ये होती है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया। अब यहाँ पे है x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 है, y2 आपका 5 हो गया और y1 आपका 3 हो गया, तो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो विच इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वो अगर देखेंगे ये हो गया अंडर रूट ऑफ, चलो लिख लेते हैं, विच इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2√2। यही इसी को हम 2√2 भी लिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको फैक्टोराइज करो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये रूट में हो जाएगा 2 टू 4 टू 8। अब ये 2 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, वो ये है, और अपना इसको √2 अंदर रह जाएगा, तो 2√2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? 2√2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी था आपका, 8 और 25 का HCF निकालना था। अब देखिए 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8। अब 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 5। अब इनमें बोलिए इंटू 1 भी लिखेंगे इसको, इंटू 1 भी लिखेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर कौन है, 2 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हम इनका HCF हम बोलेंगे इनका HCF 1 है। करेक्ट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, हमें टेल की प्रोबेबिलिटी बोलनी थी। व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको पता है दो ही आउटकम्स होते हैं एक कॉइन में, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, ठीक है। तो ये आपका सैंपल स्पेस भी यही था, हेड और टेल। और जो आपका फेवरेबल आउटकम्स थे, फेवरेबल आउटकम्स आपको क्या निकालती थी, टेल की। हमें टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है बराबर फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या था, पहले लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपका क्या था, टेल निकालना था, यानी कि 1 था, डिवाइड बाई, क्योंकि टेल यहाँ पे कितने एलिमेंट है इसमें वो लिखना होता है, तो 1 डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है, तो 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.5। क्या कोई ऑप्शन 0.5 है? नहीं है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें कोई ऑप्शन नहीं है 0.5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सीधा जो उसको फॉर्मूला याद होगी उसी को ये क्वेश्चन आता, ठीक है। हेमिस्फीयर की फॉर्मूला क्या होती है लेकिन क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है। यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो हमें टोटल सरफेस एरिया के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है। जब आपको सिर्फ सरफेस एरिया बोलेगा तो आप टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो कितना होता है 3πr² इन केस ऑफ हेमिस्फीयर। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया होता तो हम लिखते उसको कितना 2πr²। लेकिन दोनों में देखिए इन दोनों में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाता, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, x² प्लस 2x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको बोलना है इसके हैज नो रियल रूट्स, यानी कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। कब? तो तब क्या होगा, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इफ a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 और नन ऑफ दीज। तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तब हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, क्या होते हैं,
वो रियल नहीं होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, कितना होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब b स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, इंटू और c का वैल्यू कितना है, a है, तो यहाँ पे a लिख लेते हैं। ये कितना होना चाहिए, लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 4a इज लेस देन 0, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इज लेस देन 4a, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है, हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज 1 इज लेस देन a। 1 क्या होना चाहिए, लेस देन a, और इसी को हम लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन 1। क्या लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन 1। तो कहाँ पे है, बी पार्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ पे आपको सीधा नंबर दिया हुआ है और इसके फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, सीधा इनका मल्टीपल करना है। अगर ये इनका मल्टीपल है तो ट्रू है, तो यहाँ पे मल्टीपल देख लेते हैं, 15 इंटू 7 3 21, 7 1 7 8 9, 91 इंटू 15, 5 5, और ये हो गया 1, और यहाँ पे 5, 9 1 9, 10 11 12 13, ये कितना बनता है, 5 6 3 1, 1 3 6 5, तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ट्रू है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें एपी दी हुई है 1/3, ए इनकी टर्म्स दी हुई है, तो इसकी कॉमन डिफरेंस बतानी है। हमें पता है कॉमन डिफरेंस होती है बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, a2 1 माइनस 3b डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, -1/3, -1/3। तो ये कितना होगा, विच इज इक्वल टू, देखिए डिवाइड बाई 3 दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पे एक ही डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3। अब देखिए 1 माइनस 3b, और क्या है इसके, -1। अब यहाँ पे है +1 और यहाँ पे है -1, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 3 ऊपर, यहाँ पे भी 3, तो कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू -b, यानी कि इसका आंसर क्या है, -b इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मैंने आपको पहले ही इसको बोला है, पिछली वाली जो पेपर में उसको डिस्कस किया, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी अगर 1 होगी तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोल रहा है श्योर इवेंट की 1 होगी, तो ये करेक्ट है, तो हम इसको ट्रू बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब वो इक्वल होंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, आपके ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। अगर साइड्स की बात होती तो साइड्स में हम बोलते प्रपोर्शनल, वहां पे प्रपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बट साइड्स आर प्रपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है तो हम बोलेंगे इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल और टेंजेंट के दरमियान, और अगर ये इसका टेंजेंट है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आ जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 3 रेज पावर n। यहाँ पे सिंपल क्या है, a1 a2 और a3, आपको सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने थे 1 2 3, और आपकी 3 टर्म्स निकल जाएंगी। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज नो सोल्यूशन। यहाँ पे हमें बोलना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए y इज इक्वल टू 0, अगर हम ग्राफ से समझ लेते हैं, चलो हम सीधा ग्राफ से ही समझ लेते हैं इन दोनों को। यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन पे सभी, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, आपको पता है ये जो एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पे इनका ओरिजिन होता है जहाँ पे ये कट करती है, जिसको हम 0,0 बोलते हैं, ठीक है। एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये वाली लाइन जो है
इसी को हम बोलेंगे y इज इक्वल टू 0 लाइन, यही होगी कौन लाइन, x एक्सिस वाली लाइन, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 0। और इसी तरह जो आपकी y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7 को वो लाइन होगी जो x एक्सिस से -7 यानी कि 7 डिस्टेंस पे की दूरी पे होगी। सपोज यहाँ पे है आपका -7, तो यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है, सीधा यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन, ये होगी दूसरी लाइन आपकी। अब देखिए ये दोनों लाइन अगर आपको दिख रही है ये पैरेलल है, ये है y इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 0 एक लाइन है और y इज इक्वल टू -7 एक लाइन है, दोनों लाइन्स आपस में क्या है, ये पैरेलल है, तो क्या इनमें कोई सोल्यूशन होगी, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी दिया है नो सोल्यूशन, तो हम बोलेंगे ये आपका बिल्कुल सही है, ट्रू, हम क्या बोलेंगे, दिस क्वेश्चन इज ट्रू। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ ए tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो वैल्यू होता है tan a का वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। बोलिए क्या ये सही है या गलत है। हम बोलेंगे ये गलत है। अब गलत क्यों है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि tan a का वैल्यू 1 भी, देखिए tan 45 कितना होता है, वो होता है 1, तो क्या यहाँ पे लेस देन 1 ऑलवेज रहा, नहीं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि tan 45 1 के बराबर होता है। इन जनरल आप याद रखिए tan a ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ a पे। अगर आपका जो tan है, tan a का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ये याद रखना, कभी कभार आपको आ जाता है कहीं पे क्वेश्चन, तो ये आपको यहाँ पे याद रख सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लिया बस इसी पे आप फोकस करोगे, नहीं। एनालाइज करने का मतलब यही होता है कि इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। कभी आपको अगली बार बोल सकता है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेकिन जब आपको ये पॉइंट्स पता होंगे आपको पता चल जाएगा वहां पे कि हाँ इसका वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो इसके बाद इसमें आपको एक चॉइस भी दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको चॉइस दी थी 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू। अब देखिए हम इसमें 9 को कॉमन निकालेंगे तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 हमने कॉमन निकाला। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। यही जो है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे, कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। आपको सीधा मीन निकालना है पहले 5 कंपोजिट नंबर्स का। कंपोजिट नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 कंपोजिट नंबर है, नहीं है। इसके बाद कौन आता है, 5 कंपोजिट नंबर है, नहीं है। 6 आपका कंपोजिट नंबर है, हाँ। इससे पहले 4 भी आपका कंपोजिट नंबर है, 6 भी आपका कंपोजिट नंबर है, 8 भी आपका कंपोजिट नंबर है, 7 नहीं है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है, 11 नहीं है। हमें 5 कंपोजिट नंबर्स का मीन निकालना था, 1 2 3 4 5, यानी कि 12 नहीं लेना है, यानी कि 4 6 8 9 और 10 का मीन हमें निकालना था, ठीक है। तो आपको पता है मीन की फॉर्मूला जो होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होती हैं, ये आपको निकालना था। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे आप इनको सम कीजिए और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 5 है, वो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि डिफाइन, आपको डिफाइन बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको डिफाइन करना था। तो आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होता है रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्या होता है, रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो फ्रीक्वेंसीज का रनिंग टोटल होता है। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, जैसे फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई होती है 1 2 3, और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी होगी तो पहले ये आ जाएगा 1, और फिर इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है 2 + 1 3, इसके बाद 3 + 3 इनका ऐड होता है, ये 3 + 3 9। इसी तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। तो इसी को हमें डेफिनेशन लिखनी थी, वो आपको याद होगी तो आप लिख लेते। राइट द फॉर्मूला फॉर द मीडियन ऑफ ग्रुपुड डेटा। ग्रुपुड डेटा के लिए आपको जो मीडियन की फॉर्मूला होती है वो आपको लिखनी थी।
जो मीडियन की फार्मूला होती है, मीडियन की फार्मूला क्या होती है यहाँ पे ग्रुप डेटा के लिए, वो होती है L प्लस N बाई 2 माइनस सी एफ, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे होती है इनटू H, लेकिन डिवाइड बाई यहाँ पे आपका एफ भी आएगा इन फ्रिक्वेंसी। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई। ये आपको जिसको ये याद होगी वो उसने लिखा होगा, बस आसान था पेपर, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। तो आई होप कि आप सब ने अच्छा पेपर किया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।